नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन नंबर 398 सीआरपीसी विच हैज नाउ बिकम सेक्शन नंबर 439 बीएनएसएस। इसमें क्या कोई चेंज है? नोट एट ऑल, केवल सेक्शन का एडजस्टमेंट करना है और उसकी जो लैंग्वेज है वहाँ पर भी क्या करेंगे, सेक्शन नंबर 397 सीआरपीसी की जगह आ गया है वहाँ पर 438, 203, 204 सीआरपीसी की जगह दे आर यूजिंग द वर्ड 226, 227 of the BNSS। तो ओनली देर इज एन एडजस्टमेंट ऑफ सेक्शंस, नथिंग मोर देन दैट। कुछ नहीं करना है, केवल सेक्शंस को एडजस्टमेंट करना है। अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर कहीं कोई चेंज नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट के लेवल पर कहीं कोई चेंज नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए साहब शुरू करते हैं। सेक्शन 398 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी। देखिए हेडिंग, यू विल सी द क्वेश्चन फ्रॉम हेडिंग इटसेल्फ। दिस इज सेक्शन 398 पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी। देखिए क्या है, on examining any record under section 397। देखिए I have highlighted this barrack like this and you should highlight this। इसी तरीके से हाईलाइट किया, बहुत टेक्निकल है 398 भी। on examining any record under section 397, हम लोग 397 पढ़ चुके हैं ये बात कि 397 में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में कॉल द रिकॉर्ड एंड एग्जामिन इट। तो कॉल जो रिकॉर्ड है उसको मंगा लिया और उसको एग्जामिन कर लिया। अगला जो फ्रेज है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अदरवाइज, यानी कि 397 से अतिरिक्त भी रिकॉर्ड को मंगाया जा सकता है या उसके बियॉन्ड जाकर के भी। तो जो इसका एम्बिट है 398 में जो इंक्वायरी की हम बात कर रहे हैं वो केवल 397 तक कन्फाइंड नहीं रह जाता। इसलिए समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। On examining any record under section 397 or otherwise, the High Court or the Session Judge may direct whom? Chief Judicial Magistrate। Chief Judicial Magistrate को आदेश दे सकते हैं। कौन? हाई कोर्ट या सेशन जज। मैं आपको प्रीलिम्स के पॉइंट्स बता रहा हूँ अभी कहाँ पर फोकस करना है आप लोगों ने। कब आदेश दे, कौन आदेश दे सकते हैं? हाई कोर्ट या सेशन जज। सही है। किसको आदेश देंगे? सीजीएम को आदेश देंगे। सही है। कौन से सेक्शन में देंगे? 398 में देंगे। वो स्टेज कब आएगी? ऑन एग्जामिनिंग एनी रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 397 और अदरवाइज। ये अलग अलग हो गया ब्रेक। अब स्टेज समझ में आ गई कब करेंगे आदेश, ऐसा आदेश। किसको आदेश करेंगे? सीजीएम को करेंगे। कौन आदेश करेगा? हाई कोर्ट और सेशन जज करेगा। कब करेंगे? आफ्टर एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कब मंगाया गया था? 397 में मंगाया गया था या अदरवाइज। सही है। अब क्या आदेश करेंगे वो समझ लीजिए। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आदेश करना है क्या कि वो या तो खुद बाय हिमसेल्फ और बाय एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम, या अपने किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या करें? टू मेक एंड द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे हिमसेल्फ मेक एंड डायरेक्ट एनी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट टू मेक what? further inquiry into any complaint। further inquiry करने के लिए अब यहीं समझ लीजिए, पहले बस यहीं तक समझिए। आदेश किस बात का हो रहा है? फर्दर इंक्वायरी का। कौन, किसने आदेश किया? हाई कोर्ट ने या सेशन कोर्ट ने किया। सही। कब किया? आफ्टर एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड कॉल्ड अंडर सेक्शन 397 और अदरवाइज किया। आदेश किसको किया? सीजीएम को किया, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को किया। क्या किया भैया? या तो तुम खुद करोगे फर्दर इंक्वायरी या फिर अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय से करवाओगे, फर्दर इंक्वायरी कराओगे। समझ में आई नहीं बात? देखिए लैंग्वेज वाली बात समझ लीजिए। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मैं इसको थोड़ा सा और इसी पॉइंट पर फोकस करता हूं। अब समझिए इसको। देखिए क्या आदेश होगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बाय हिमसेल्फ या तो स्वयं और बाय एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम, या उसके अधीनस्थ न्यायालय जो कोर्ट मजिस्ट्रेट होगा वो क्या करेंगे? टू मेक फर्दर इंक्वायरी। आगे इंक्वायरी करेंगे। किन मैटर में करेगा वो मैं अभी बाद में आऊंगा। तो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं एंड द सीजीएम में हिमसेल्फ, या तो सीजीएम खुद कर सकता है और डायरेक्ट एनी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट टू मेक, या अपने सबऑर्डिनेट को ऐसा करने के लिए आदेश दे सकता है। इसको समझ लीजिए पहले। आदेश किसको दिया? हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ने सीजीएम को दिया कि तुम इंक्वायरी करो। बात खत्म हो गई।
या तुम अपने किसी सबऑर्डिनेट से इंक्वायरी करवाओ, सही है, या फिर सीजीएम खुद भी इंक्वायरी कर सकता है आदेश मिलने के बाद में, या फिर अपने किसी सबऑर्डिनेट को आदेश दे सकता है कि तुम इसमें आगे की इंक्वायरी करो, फर्दर इंक्वायरी करो। तो यहां तक का बैकग्राउंड समझ में आ गया। सेक्शन कौन सा है? 398, सेक्शन 398। ऑन कब कर रहे हैं ये ऑर्डर? ऑन एग्जामिनिंग एनी रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 397 और अदरवाइज हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में डायरेक्ट सीजीएम टू मेक फर्दर इंक्वायरी। अब किस किस में इंक्वायरी होगी? अगेन दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स। ये जनरल इंक्वायरी की बात नहीं है यहां पर, ये एक तरीके से प्री चार्ज स्टेज के मैटर्स पर इंक्वायरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और यहीं से क्वेश्चन आएगा। और जब से क्वेश्चन का यहां से क्वेश्चन आते हैं ना, तो जनरल स्टूडेंट्स कहते हैं कहां से क्वेश्चन आ गया, बहुत टफ क्वेश्चन आया है। क्यों? यहां इन डिटेल्स को नहीं समझते हैं बहुत ज्यादा, हैवी आसान भी नहीं है समझना। फर्दर इंक्वायरी किस किस में? इनटू एनी कंप्लेंट विच हैज बीन डिसमिस, उस कंप्लेंट में जो कि डिसमिस कर दी गई है। कहां डिसमिस कर दी गई? अंडर सेक्शन 203, 203 सीआरपीसी के अंतर्गत जिस कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया गया है उसमें फर्दर इंक्वायरी कीजिए आप। तो दिस इज स्पेसिफिकली नाउ। या डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट कहां पर हुआ हो? अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 204, 204 की उपधारा 4 के अंतर्गत डिसमिसल हुआ हो। दो बातें। या तीसरा क्या? इन टू द केस ऑफ एनी पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस हु हैज बीन डिस्चार्ज, जिस अभियुक्त को, जिस आरोपी को डिस्चार्ज कर दिया गया है उस केस में फर्दर इंक्वायरी करने के लिए। तो 3 बातों में फर्दर इंक्वायरी के ऑर्डर कर सकते हैं और यहीं से आपके किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। कौन ऑर्डर करेगा, किसको करेगा, किस विषय में करेगा और कब करेगा। 4 बातें हो गई। हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन करेंगे, सेशन जज करेंगे, सही है। सीजीएम को आदेश करेंगे। आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड में भी कॉल अंडर सेक्शन 397 और अदरवाइज हो सकता है। सीजीएम को करेंगे, वो सीजीएम अपने अधीनस्थ उससे भी करा सकता है। और किस में करेंगे? इनमें करेंगे। ये लो जी, फर्दर इंक्वायरी के लिए। सी दिस डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 203, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 204 कोर एंड डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज। इन 3 मुद्दों पे फर्दर इंक्वायरी करके बताइए मजिस्ट्रेट साहब क्या हुआ इसमें। दिस इज द 398 मैंडेट। इन मैटर्स में मैंडेट ये है कि इसमें फर्दर इंक्वायरी कीजिए आप लोग। अब क्विक रेफरेंस के लिए मैं 203 के भी दर्शन आपको करा देता हूं। ये है क्या? देखिए 203 सेक्शन 203 का ब्रीफ बताना पड़ेगा। सेक्शन 2D में आप कंप्लेंट पढ़ चुके हैं। जब कंप्लेंट केस फाइल हम करते हैं तो सेक्शन 200 में फिर देयर इज द प्रोविजन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेंट एंड विटनेसेस। धारा 200 में फिर कंप्लेंट का एग्जामिनेशन होता है और उसके साक्षी का होता है। समझिए क्यों। देखिए एक तो केस हुआ पुलिस केस, आपके विरुद्ध आपसे इन भाई साहब ने कहा कि तुम मुझे अपने 10 लाख रुपए दे दो, मैं इसको डबल कर दूंगा और आपको 20 दिन के अंदर 20 लाख दे दूंगा। संदर्भ फिल्म का नाम हेरा फेरी, माननीय अक्षय कुमार और माननीय राजपाल यादव। सही है, फिल्म देख लेना, नहीं देखी तो। यही बात थी 10 का 20 देने की। अब इसका एविडेंस ऐसा है जो केवल इसी के पास है। चीटिंग तो हो गई। अब भाई साहब गए एफआईआर नहीं आए तो किए गए पुलिस के पास। तो 2 काम हो सकते हैं, या तो पुलिस इनके एफआईआर रजिस्टर करके आपको पकड़ धकड़ शुरू करे, इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। तो ये तो हो गया पुलिस केस। उस केस में क्या होगा? 154 में सेक्शन 154 में एफआईआर दर्ज होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर चार्जशीट फाइल होगी और फिर ट्रायल चल पड़ेगा। मान लीजिए एफआईआर नहीं लिखी जाती, इसमें 156(3) में चले गए और कोर्ट भी ये कह दे 156(3) में कि बिकॉज इसमें कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं है, ऑल एविडेंसेस आर विद यू ओनली, तो यू शुड फाइल ए कंप्लेंट इन दिस केस। तो अब कंप्लेंट केस फाइल होगा। अब कंप्लेंट फाइल जब केस होगा, प्रोसीजर ये है कि सेक्शन 200 में फिर इनकी गवाही होगी। उसको टेक्निकली बोलते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट। जिनके सामने पैसे दिए थे जो साक्षी हो गए, विटनेस, उनको ही बुलाया जाएगा। तो अब इनका एग्जामिनेशन हो गया। उसी संदर्भ में सेक्शन 203 कहता है इफ आफ्टर द स्टेटमेंट्स ऑन ओथ ऑफ द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस। सही है, इनका कंप्लेंट का स्टेटमेंट हो गया और विटनेस का स्टेटमेंट हो गया।
या कोई इंक्वायरी करानी पड़ी, एंड द रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 202। आई बात समझ नहीं? द मजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग। मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस कंप्लेंट में दम नहीं है, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ही शैल डिसमिस द कंप्लेंट। तो वो कंप्लेंट को वहीं पर डिसमिस कर देंगे, यानी कि एक्यूज को बुलाया नहीं जाएगा। तो ये हुआ डिसमिसल अंडर सेक्शन 203। अब भूल जाएंगे? वेरी गुड। नाउ ऐसे ही है 204 का 4, 204 का उपधारा 4 क्या कहते हैं ये भी देख लीजिए। व्हेन बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एनी प्रोसेस फी और अदर फीस आर पेएबल, नो प्रोसेस शैल बी इशूड अंडर द फीस until the fees are paid। मान लीजिए कंप्लेंट में दम होता, फिर क्या होता, इनको फिर सम्मन किया जाता या वारंट इशू करे जाते। तो अब 204 उसी को डील करता है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर किसी प्रोसेस को इशू करने के लिए फीस की रिक्वायरमेंट है, सम्मन को इशू करने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी कोर्ट में, और आपने नहीं किया, द मजिस्ट्रेट में डिसमिस द कंप्लेंट। मजिस्ट्रेट कंप्लेंट डिसमिस कर सकते हैं। तो ये जो संदर्भ है अब आपको मेरे ख्याल से समझने में आसानी होगी। डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 203, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 204 क्या है, और डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज आपको ट्रायल में पढ़ ही चुके हैं कि जब प्राइम फेसाई केस नहीं बनता देन ही में बी डिस्चार्ज। तो ये 3 मामले हैं जिसमें फर्दर इंक्वायरी के आदेश दिए जा सकते हैं। नहीं आई बात समझ में? वेरी गुड। सो दिस वाज may make further inquiry into, मैं पढ़ रहा हूं फिर बेयर एक्ट आपके लिए, further inquiry into any complaint which has been dismissed under section 203 or subsection 4 of section 204 or into the case of any person accused of an offense who has been discharged। अब बात समझ आ गई भाई तुम्हें? नहीं सबको समझ में आ गई? रेज हैंड। वेरी गुड। हाँ बस अब इसका अगला प्रोविजन पढ़ लीजिए क्या है। Provided that no court shall make any direction under this section for inquiry into the case of any person who has been discharged unless such person had an opportunity of showing cause why such direction should not be made। पर इसको समझ लीजिए, यानी कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्या? नो कोर्ट शैल मेक एनी डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शन फॉर इंक्वायरी, यानी कि जो सेशन कोर्ट है या हाई कोर्ट जो फर्दर इंक्वायरी की डायरेक्शन करेंगे थर्ड मैटर में, इस वाले मैटर में एक व्यक्ति डिस्चार्ज हो गया, अब उसका मामला वो फिर कुरेदे रहो, इंक्वायरी करो जी जनाब पहले डिस्चार्ज हो गया है ना। तो थर्ड की बात कर रहे हैं कि अगर एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया गया है और उसके मैटर में अगर फर्दर इंक्वायरी के ऑर्डर दिए जाने हैं तो उस पर यह प्रोविजन लागू होगा। ये कहता है कि ऐसी डायरेक्शन इशू करने से पहले उस व्यक्ति को सुना जाएगा। नो प्रोवाइडेड नो कोर्ट शैल मेक एनी डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शन। सही है? किसमें? फॉर फर्दर इंक्वायरी। किस केस में? इनटू द केस ऑफ एनी पर्सन हु हैज बीन डिस्चार्ज, जिस व्यक्ति को उन्मुक्त कर दिया गया है, जिस व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया गया है, उस मामले में ऐसी डायरेक्शन तब तक इशू नहीं होगी। कब तक? unless such person has had an opportunity of showing cause why such direction should not be made। जब तक कि उसको ये अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए अपनी बात कहने की कि ऐसी डायरेक्शन इशू नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसको रिवर्स करते तो जो डिस्चार्ज एक्यूज्ड है ही शुड बी कॉल्ड एंड ही शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अपोज सच एप्लीकेशन। समझ आई नहीं? व्हेन ही उससे कहा जाएगा, जैसे उदाहरण के रूप में इन्हीं का केस था चीटिंग वाला, अब आप पर कंप्लेंट केस चल रहा है, अब सुनवाई करके लगा कि नहीं यू शुड बी डिस्चार्ज्ड, नाउ ही इज डिस्चार्ज्ड। सही है? अब फिर एप्लीकेशन लगी कि कोर्ट चाहता कि इस पर फर्दर इंक्वायरी हो, तो सीजेएम को फर्दर इंक्वायरी करने ऑर्डर करने से पहले ही शुड बी कॉल्ड कि व्हाट यू हैव टू से इन दिस केस, why further inquiry should not be conducted in your matter although you have been discharged। हालांकि आप डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन एज ए सेशन जज और एज ए हाई कोर्ट हम चाहते हैं कि आपके मैटर में फर्दर इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि कंप्लेनेंट संतुष्ट नहीं है। अब बताइए आपको क्या कहना है। तो इनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी,
इन दो केस में अगर कंप्लेंट डिसमिस हुई है 203 में या 204 में, तब इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी देने की आवश्यकता नहीं है। कब दी जाएगी? ओनली इन मैटर ऑफ डिस्चार्ज दी जाएगी। सही है। तो फर्दर इंक्वायरी किन मैटर में हो सकती है? इन तीनों मैटर में हो सकती है। 203, 204, 4 में डिस्चार्ज हुआ हो, ये प्री चार्ज स्टेज है ना, या डिस्चार्ज हो गया हो एक्यूज को। लेकिन इस मैटर में, थर्ड मैटर में, फर्दर इंक्वायरी के ऑर्डर तभी किए जाएंगे जब इस डिस्चार्ज एक्यूज को सुना जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया, रिपीटेडली समझा दिया। रेज हैंड प्लीज। गुड, नाइस। 203 समझा दिया मैंने, 204 भी समझा दिया आपको। चलिए अब खास बातों नोट करने वाली ये है, देखिए, द पावर अंडर सेक्शन 398 इज नॉट को एक्सटेंसिव विद सेक्शन, ये मैं पहले बोल चुका हूं, पढ़वा करके समझाना जरूरी है एक बार। द पावर अंडर सेक्शन 398 इज नॉट को एक्सटेंसिव विद सेक्शन 397। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि 398 की जो शक्ति है वो 397 के साथ साथ चलती हो, क्योंकि फ्रेज क्या था? अंडर सेक्शन 397 और अदरवाइज। तो ये फर्दर इंक्वायरी के जो ऑर्डर हैं तब भी हो सकते हैं जब 397 में रिकॉर्ड कॉल किया गया, और अदरवाइज भी हो सकते हैं, बट एक्सटेंड्स फॉर वाइडर एज द रिकॉर्ड्स कैन अदरवाइज बी एग्जामिन्ड बाय द सेशन जज विदाउट रिकोर्स टू 397। 397 के अतिरिक्त भी सेशन जज किसी मामले में अगर रिकॉर्ड मंगा लेते हैं तो तब भी वो फर्दर इंक्वायरी का ऑर्डर दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि फर्दर इंक्वायरी का ऑर्डर करने के लिए सेक्शन 398 में 397 में ही रिकॉर्ड मंगाया जाए। ओनली 397 इज नॉट इंपॉर्टेंट, रिकॉर्ड में बी कॉल्ड अंडर सेक्शन 397 और अदरवाइज। समझ नहीं आई? दूसरी बात, जो डिसमिसल का, कंप्लेंट डिसमिसल का मैटर है, तो ध्यान रखना यहां पर जो फर्दर इंक्वायरी है वो तभी होगी जब कंप्लेंट इज डिसमिस्ड ओनली अंडर सेक्शन 203 और 204 की 4 में। इफ द कंप्लेंट इज डिसमिस्ड अदरवाइज, कंप्लेंट डिसमिसल अदरवाइज भी हो सकती है, तो फर्दर इंक्वायरी के ऑर्डर नहीं दिए जा सकते। फर्दर इंक्वायरी के ऑर्डर तभी दिए जाएंगे जब डिसमिसल का कौन सेक्शन में होगा? जो दिए गए हैं 203 में और 204 के उसमें। So long as the dismissal of a complaint could not be said in the eye of law to be one falling under section 203 और 204, जब तक ये नहीं कह सकते कि जिसका डिसमिसल 203 में हुआ है या 204 में हुआ है, the jurisdiction of session judge or high court under section 398 would not come into play। उनका वो they cannot exercise their jurisdiction under section 398। समझ में नहीं बात? तो जो it is necessary, ये पॉइंट समझ गए आप? ये तो डिसमिसल 203 और 204 में ही होना चाहिए, तभी एक्सरसाइज होंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट, द वर्ड्स एनी पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस। सी देखिए, इसमें जो वर्ड्स मैं दिखाता हूं, कौन से शब्द? द वर्ड्स एनी पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस इंडिकेट दैट डिस्चार्ज रिलेट्स टू ए पर्सन हु हैज बीन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस। समझे? जो अभी जो ये 398 का मैं दोबारा पढ़ाना पड़ेगा आपको, ये देखिए, थर्ड कैटेगरी थी ना ये, इनटू द केस ऑफ एनी पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस। एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस है ना, तो डिस्चार्ज ऑफ एन एक्यूज है ये, ऑफ एन ऑफेंस। इट मींस व्हाट? ओनली द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एक्यूज के खिलाफ जो चल रही हैं, जो उसी तक होगा, यानी कि जो अन्य सेक्शंस हैं उसमें लागू नहीं होगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ 109, 110, 125, 133, 145 में कार्रवाई हो रही है, आप सब जानते हैं इसमें क्या क्या होता है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर, ठीक है ना, मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स, न्यूजेंस के लिए और इस सब के लिए। अगर ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, देन नो फर्दर इंक्वायरी। इनमें अगर डिस्चार्ज हो गया वो कि नहीं बनता इस पर ऑर्डर, है ना, तो नहीं होगा। ही शुड बी एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस। तो ये बहुत टेक्निकल हो गया 398 इस संदर्भ में, एवरी वर्ड। और जब आप प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे होंगे तो प्लीज माइंड इट, आपको बहुत टेक्निकली, बहुत प्रिसाइसली हर वर्ड को पढ़ना पड़ेगा कि वो 398 के एम्बिट में आ भी रहा है, नहीं आ रहा है। ही शुड बी एन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस, डिस्चार्ज होगा, और तब तक ऑर्डर नहीं होगा जब तक कि उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ना हो जाए। कर लेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट। अब ये जो फर्दर इंक्वायरी है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फर्दर इंक्वायरी का मतलब क्या है? इसमें
The term further inquiry, it is also very important. The term further inquiry in section 398 has come to acquire a technical meaning. इसका meaning क्या है समझ लीजिए. It does not mean fresh preliminary inquiry. यहीं से क्वेश्चन आएगा. वेरी वेरी टेक्निकल. रिवीजन इज नॉट इजी. इसको पढ़ाना, इसको समझाना आसान नहीं है. हर शब्द में कुछ छिपा हुआ है. कण कण में है राम बसे, है कि नहीं है? ऐसे ही रिवीजन के जो सेक्शंस हैं, हर एक फ्रेज में एक कहानी छुपी हुई है. मेरा काम है आपको उस कहानी को समझाना बस. फर्दर इंक्वायरी का मतलब क्या नहीं है? फ्रेश प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं है. क्या मतलब हुआ? डिसमिसल कौन सेक्शन में हुआ था? 203 में हुआ था. 204 क्लॉज 4 में हुआ था. डिसमिसल करने से पहले क्या हुआ था? इंक्वायरी हुई थी उसमें. देखिए 203 द्वारा पढ़िए. इफ आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेटमेंट्स ऑन ओथ, अब दिखेगा आपको. इफ आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेटमेंट्स ऑन ओथ, किसके? कंप्लेनेंट के एंड ऑफ द विटनेसेस के. यानी कि कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट आ चुका और विटनेसेस का स्टेटमेंट्स आ चुके सबके. इनको कंसिडर किया गया था और तब जाकर के कंप्लेंट को डिसमिस किया गया था. अब कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने क्या कहा? डू फर्दर इंक्वायरी. अब इसका मतलब क्या है? क्या कंप्लेनेंट का दोबारा स्टेटमेंट लिया जाए? क्या इन विटनेसेस का दोबारा स्टेटमेंट लिया जाए? आंसर इज नो. अब समझिए इस बात को. टर्म फर्दर इंक्वायरी डज नॉट मीन फ्रेश प्रिलिमिनरी इंक्वायरी. पुनः दोबारा इंक्वायरी नहीं होनी इसमें. क्या होना है? बट ओनली द रीअप्रेजल. देखिए शब्द क्या है? रीअप्रेजल. रीअप्रेजल ऑफ द वेरी एविडेंस. जो एविडेंस ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है, जो कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट है, जो विटनेसेस का स्टेटमेंट है रिकॉर्ड पर, उसी को रिप्रेजल करना. उन्हीं की बात को अपने एंगल से समझना कि भैया मजिस्ट्रेट ने जो समझा. सीजेएम साहब आप समझिए इसको, क्या रिकॉर्ड है ये. इसके स्टेटमेंट से कोई मैटर बनता नहीं बनता. इन्होंने तो कर दी डिसमिस. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू डू इट. तो यू आर रीअप्रेजिंग दिस एविडेंस जो रिकॉर्ड पे है ऑलरेडी. दिस इज कॉल्ड फर्दर इंक्वायरी. इट इज नॉट फ्रेश प्रिलिमिनरी इंक्वायरी. और यहीं से आपका क्वेश्चन प्रीलिम से बनेगा मीनिंग ऑफ फर्दर इंक्वायरी पे. व्हाट कैन बी डन बाय द सीजेएम when he do further inquiry? Whether he will take fresh statements or he will reappraise the evidence. He will only do reappraisal of the very evidence. नहीं आई समझ बात? आगे नहीं आगे? हाँ. Which was examined prior to the passing of the order, which was set aside in revision, or any other evidence cited in the complaint but not examined earlier. और क्या हो सकता है कि कंप्लेंट में एक एविडेंस को पहले से कंप्लेंट में वर्णित है, बट उसका एग्जामिनेशन मजिस्ट्रेट साहब ने किया ही नहीं था. यू कैन डू दैट. इफ दिस कुड नॉट कम ऑन रिकॉर्ड, यू कैन एग्जामिन दैट विटनेस, यू कैन एग्जामिन दैट एविडेंस विच कुड नॉट बी ब्रॉट ऑन एग्जाम ऑन टू रिकॉर्ड. और अदर एविडेंस, कौन सा एविडेंस? cited in the complaint but not examined, it can be taken in further inquiry. तो यहां से क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ लेंगे कि भाई ये फर्दर इंक्वायरी का स्कोप क्या है, क्या करेंगे मजिस्ट्रेट साहब, सीजेएम साहब क्या करेंगे फर्दर इंक्वायरी में. तो इट कैन बी डन. समझे? बहुत इंपॉर्टेंट था ये. सो दिस इज ऑल अबाउट 398. वेरी गुड. सो साथियों आपने क्लास की होगी एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारी वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर करते आए हैं. हमारे ऐप को डाउनलोड कर रखा होगा, वहाँ के कोर्सेज को भी आपने एक्सप्लोर किया होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी अच्छी तरीके से देख लिया होगा, उसको भी एक्सप्लोर किया होगा 101%. आई होप यू आर डूइंग दैट. और जितनी भी मैंने ट्रिक्स आपको अभी तक दी हैं, आप लोगों ने ज़रूर उसकी एक लिस्ट बना ली होगी और आप उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे होंगे. ठीक है, आई बिलीव आप कर रहे होंगे. तो सो पढ़ते रहिए, हिम्मत बांध के रखिए और इसी के साथ बाय बाय.